शाम का वक्त नैन्सी पूरे दिन बेड पर सोती रही थी। उसकी हालत बेड से खड़े होने तक की भी नहीं थी। तभी आदित्य बोर्ड के अंदर आया और उसके पास आते हुए बोला, खड़ी हो जाओ, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? उसकी आवाज़ को सुनकर नैन्सी ने अपनी आंखों को खोला जो कि थकी हुई थी। चेहरा मुरझाया हुआ था। यह देखकर आदित्य ने जल्दी से उसके पास बैठकर पूछा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? उसके यह बोलने पर नैन्सी ने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदास था। यह देखकर आदित्य परेशान हो गया था कि आखिर वह किस बात से उदास है। वहीं नैन्सी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने एक्सीडेंट के बारे में पता किया? ये सब किसने किया और क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट तो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये किसी की सोची समझी साजिश थी। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन नैन्सी की आंखें जैसे बिल्कुल ही भावहीन थी। उसकी आंखों से उसके चेहरे को देखकर कोई भी कुछ बता ही नहीं सकता था कि वह आखिर क्या सोच रही है। यह उसके अलावा और कोई जानता भी नहीं था। जिस पर आदित्य ने कहा, और तुम्हें क्यों लगता है वह एक्सीडेंट नहीं साजिश थी? जिस पर नैन्सी ने कहा, एक्सीडेंट होने का तो वहां पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहला, उस वक्त वहां पर कार्स कम थी, साथ ही हमारी कार क्रॉस के स्टार्ट में थी और वहां से निकलने की जगह काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह ट्रक हमारी ही कार से टकराया है, वह भी जानबूझकर। इसीलिए पूछ रही हूँ, कुछ पता चला? उसकी बात को सुनकर आदित्य को लगा नहीं था वह यह सब इतनी आसानी से समझ जाएगी। सच में वह काफी ज्यादा सातिर दिमाग की चीज थी। लेकिन वह इस बात से आज कंफर्म हो गया था कि वह उसकी या उसकी फैमिली के लिए कोई भी खतरा नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, हाँ वह साजिश ही थी, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। उस रात के उस एरिया के सारे फुटेज गायब हैं। वह ट्रक ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया था। इसीलिए अभी हमें कुछ भी पता नहीं चला है कि आखिर ये किसने किया है। लेकिन प्लानिंग हमें मरवाने की ही थी। लेकिन बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि आखिर ये साजिश किसकी थी। जिस पर नैन्सी किसी गहरी सोच में पड़ गई। तभी उस बार के दरवाजे को खटखटाते हुए चिराग अंदर आया। उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी पॉलिथीन थे। उसने वह दोनों पॉलिथीन को वहां पर रखी हुई टेबल पर रखते हुए कहा, बॉस, खाना मैं ले आया हूँ। जिस पर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसे बाहर निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। जिस पर चिराग ने एक पॉलिथीन में से नैन्सी के लिए वेजिटेबल सूप को लाते हुए कहा, लीजिए बॉस। वहीं नैन्सी, जो कि सोच में ही उसके नाक गुम थी कि उसके नाक में जैसे ही खाने की खुशबू गई, वैसे ही उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। उसने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा और खाने की तरफ देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया। सब उठकर खाना चाहती थी, लेकिन उसकी चोट इतनी ज़्यादा थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। वहीं उसे खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते देखकर आदित्य ने गुस्से के साथ कहा, लेटी रहो, कहाँ भाग रही हो? खाना मैं खिलाऊंगा। यह सुनकर नैन्सी वैसे ही चुपचाप लेटी रही। वहीं चिराग ने खुशी खुशी वह सूप बाउल आदित्य को पकड़ा दिया और फिर वह वहां से इजाजत को लेकर वहां से चला गया। वहीं आदित्य ने उस बाउल से एक चम्मच में सूप को लिया और उसे ठंडा करते हुए नैन्सी के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। वहीं उसे ऐसे करते देख नैन्सी के चेहरे से उदासी जैसे पूरी तरीके से गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वह उसके हाथ से सूप पीने लगी। उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ऐसे आदित्य से अपनी सेवा करवाने में। वहीं जब आदित्य ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो कहा, कैसा लगा? जिस पर नैन्सी ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा है, मुझे और खाना है। जिस पर आदित्य उसे वापस से खिलाने लगा। देखते ही देखते एक हफ्ता कैसे बीता नैन्सी को पता ही नहीं चला। एक हफ्ते में वह पूरी तरीके से रिकवर तो हो गई नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आदित्य के द्वारा अच्छे ख्याल रखने से वह काफी बेहतर नजर आ रही थी। नैन्सी एक हफ्ते तक अपने बेड से खड़ी तक नहीं हुई थी। हर दिन उसके पास नए नए डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए आते थे। नैन्सी को उनसे काफी ज्यादा चिढ़ थी, लेकिन उसे किसी से भी बहस करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि वह जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी। वहीं इसी बीच आदित्य उसके ख्याल और केयर करने में उसके काफी करीब आ गया था। वह हमेशा उसके साथ ही रहता था और उसके साथ खाना खाता, नैन्सी को भी अपने हाथ से ही खिलाता, उसका अच्छे से ख्याल रखता। नैन्सी को जहाँ जाना होता था वह उसे गोद में उठाकर ले जाता, लेकिन उसकी लड़ाई अभी तक बंद नहीं हुई थी। वह हर वक्त छोटी बात पर बिगड़ते रहते थे, लेकिन फिर वह दोनों ही सही हो जाते थे। उसके नैन्सी की अच्छी तरीके से देखभाल करने से
नैन्सी बहुत जल्दी ही पूरी तरीके से ठीक होकर और पूरी तरीके से रिकवर भी हो चुकी थी। साथ ही वह नैन्सी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत भी लगने लगी थी। साथ ही अब वह कमज़ोर भी नहीं लगती थी। साथ ही उसका डिस्चार्ज भी हो गया था। शाम को उसकी दादी का बर्थडे भी था। एक्सीडेंट की वजह से दादी जी ने मना कर दिया था कि वह कोई भी पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन ओमकार जी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। साथ ही नैन्सी और आदित्य भी ठीक हो गए थे, जिस वजह से उन सभी ने मिलकर दादी जी को पार्टी के लिए मना ही लिया था। वहीं नैन्सी खुद को ठीक होने के बाद बदला लेना चाहती थी, लेकिन वह यह समझ गई थी कि इन सब के साथ रहकर तो वह कभी भी अपना रिवेंज ले ही नहीं पाएगी। यह सभी इम्पॉसिबल है। वह यही सब सोच ही रही थी कि तभी आदित्य ने रूम में आते हुए कहा, हर वक्त तुम क्या सोचती रहती हो? जब देखो तब तुम किसी न किसी सोच में ही घूमती रहती हो। इतना ज़्यादा पसंद है क्या अपनी सोच की दुनिया में रहना? पूछो तो बताती भी नहीं हो। आखिर इतना क्या सोचती रहती हो? इतना प्यार है अपनी सोच से? जिस पर नैन्सी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस तुम अपनी बकवास बंद करो। जिस पर आदित्य ने उसकी तरफ अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे से हर वक्त इतना रोका बिहेव क्यों करती हो? जिस पर नैन्सी ने कहा, मेरे लिए ना तो तुम ही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो। हर वक्त मेरे पर बस नज़र रखते हो और खर्चक करते रहते हो। जिस पर आदित्य उसे घूरने लगा, लेकिन उसे यह सब की आदत हो गई थी। वह नैन्सी के पास आया और उसे बिना बोले गोद में उठा लिया। यह देखकर नैन्सी अचानक से शॉक हो गई और जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। जिस पर आदित्य ने उसे सही से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना क्या? इसीलिए तुम्हें गोद में उठाया। जिस पर नैन्सी ने उसे घूरते हुए कहा, जाना है, लेकिन मैं खुद के पैर से भी जा सकती हूँ ना? मेरे पैर हैं और ना, और मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर आदित्य ने कहा, क्यों, मेरी गोद में रहने की तुम्हें अभी तक आदत नहीं पड़ी क्या? मेरे हिसाब से तो पड़ जानी चाहिए थी अभी तक। यह सुनकर नैन्सी के गाल हल्के से गुलाबी होने लगे, क्योंकि एक हफ्ते तक आदित्य हर वक्त उसके साथ ही रहता था और वह हर जगह उसे गोद में ही उठाकर ले जाया करता था, जिस वजह से थोड़ी सी शर्म आ गई थी। लेकिन उसे शर्माते हुए देखकर आदित्य ने शरारती नजरों से कहा, ओह, तो तुम सच में एक लड़की हो। मुझे आज पता चला कि तुम लड़कियों की तरह शर्माती भी हो, वरना मुझे तो तुम किसी लड़के की तरह ही लगती थी। यह सुनकर नैन्सी बुरी तरीके से चिढ़ गई और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या इस पर भी शक है? जिस पर आदित्य उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। यह देखकर नैन्सी ने उसकी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हें सच में इस बात पर शक था कि मैं एक लड़की हूँ? ओके, ठीक है। जिस पर नैन्सी को पता नहीं क्या सूझा, उसने जल्दी से अपने मुलायम और रसीले होठों को एकदम से आदित्य के होठों के ऊपर रख दिया। वहीं जैसे ही यह कहा हुआ, वैसे ही जैसे अचानक से ब्लास्ट हो गया हो, उसे किस करने ब्लास्ट हो गया हो। आदित्य जैसे अपनी जगह पर पूरी तरीके से पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। उसकी बोलती तो जैसे बंद हो गई थी। वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह हैरानी से नैन्सी की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि उसे इस चीज की नैन्सी से तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि वह कुछ ऐसा भी करेगी। वहीं नैन्सी उसके होठों को जैसे पैसिनेट होकर किस कर रही थी। यह देखकर आदित्य जल्दी से अपने होश में आया और फिर उसने जल्दी से नैन्सी को दूसरी तरफ घुमाया और बेड पर फेंक दिया। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसने गुस्से से कहा, तुम खुद अकेले आ जाना। यह बोलकर वह गुस्से से वहां से चला गया। वहीं यह देखकर नैन्सी हैरानी से उसे चाहते देख रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आदित्य का ऐसा रिएक्शन होगा। उसने जल्दी से कहा, अरे सुनो तो, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो शक हो रहा था ना? मैंने बस शक ही तो दूर किया है। लेकिन आदित्य ने उसकी तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, ना ही उसने उसकी कोई भी बात सुननी चाहिए। वह तो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था और गुस्से से वह वहां से चला गया था। उसे ऐसे जाते देखकर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, क्या मेरी किस इतनी बुरी थी क्या, जो नाराज होकर चला गया? यह सोचकर वह जल्दी से खड़ी हुई और वहां से आदित्य के पीछे भागी। शाम का वक्त, पार्टी को काफी पॉश इलाके में रखा गया था। वहां का शहर के सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर का आना बिल्कुल वर्जित कर दिया गया था।
यहाँ तक कि वहाँ पर किसी भी रिपोर्टर का भी आने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। वहाँ पर शहर के सारे बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोग मौजूद थे। वह पार्टी गार्डन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और हर तरफ हरियाली और पेड़-पौधे ही लगाए गए थे। पेड़-पौधों पर अच्छी तरीके से रंग-बिरंगी लाइटिंग की गई थी। हर तरफ जुगनू की तरह लाइटें चमक रही थी। साथ ही अब काफ़ी सारी लाइटें को उनके ऊपर टांगा गया था। चारों तरफ का माहौल बेहद खूबसूरत था। नैन्सी आदित्य के ऐसे रिएक्शन की वजह से थोड़ी सी चिड़ी हुई और इरिटेट भी थी, क्योंकि उसने पहली बार तो किसी को किस किया और वह ऐसा मुंह बना रहा था। फिर भी वह बीना जी के पास चली गई थी। वहीं वह दोनों पार्टी में पहुंच गई थी। जब नैन्सी ने वहां का माहौल देखा तो उसका मूड अचानक से अच्छा हो गया था। उसने बीना जी की दिलाई हुई वही रेड ड्रेस को पहन रखा था जिसमें वह भला की खूबसूरत लग रही थी। साथ ही काफी ज्यादा क्लासिक और ग्लैमरस भी नजर आ रही थी। वहीं बीना जी ने भी वही साड़ी पहन रखी थी। दोनों ही सास बहू की जोड़ी इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि वहां पर पहुंचते ही सभी लोग उन दोनों को ही तरफ देखने लगे थे। वहीं वहां पर आई हुई हाई क्लास औरतों तो जैसे उन्हें देखकर चलने लगी थी। सभी की नजर नैन्सी और बीना जी पर ही बनी हुई थी। वहीं नैन्सी की नजरें किसी और को ही ढूंढ रही थी। वहीं बीना जी भी कब सभी से नैन्सी का इंट्रोडक्शन करवाने लगी थी। सभी लोग उन्हें देखकर जल रही थी। सभी हाई सोसाइटी में से पता था कि आदित्य की शादी नैन्सी बंसल के साथ हुई है, जिससे वह उन दोनों की खूबसूरती से जल रही थी। वहीं एक औरत ने नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, वाह वीना, क्या बहू चुनी है तुमने, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। जिस पर बीना जी ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, सही कहा, हमारी बहू तो है ही डायमंड, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। जिस पर सभी लोग मुस्कुराने लगी थी। वहीं नैन्सी भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। तभी उसकी नज़र अचानक से एक जगह पर ही रुक गई थी जहाँ पर आदित्य कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने हाथों में वाइन को लिए हुए खड़ा हुआ था। उसे देखते ही नैन्सी की आंखें अचानक से चमक गईं। उसी वक्त आदित्य ने भी उसकी तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसकी नजरें तब से ही नैन्सी के ऊपर थी जब से वह पार्टी में आई थी, लेकिन उसे देखते ही उसे सुबह की सारी बातें याद आ गई, जिससे उसका चेहरा वापस से गुस्से से भर गया था, जिससे वह उसने वापस से अपनी नजरों को हटा लिया था। यह देखकर नैन्सी ने अपने मन में कहा, सच में मुझे इग्नोर कर रहा है, इसकी तो। जिस पर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वह वहां से और भी ज्यादा पैनी नजरों से उसे घूरने लगी। उसने घूरते हुए अपने मन में कहा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे ऐसे देख भी नहीं सकता। वही आदित्य उसकी पैनी नजरों को खुद पर महसूस कर सकता था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वहीं वहां खड़े सभी ने ये नोटिस किया था, जिससे एक बिजनेस पार्टनर ने कहा, तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है मिस्टर आदित्य। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम शादी भी करोगे, लेकिन जब वाइफ इतनी खूबसूरत हो तो किसी का भी दिल पिघल ही जाएगा। जिस पर सभी लोग मुस्कुराने लगे थे। वहीं आदित्य को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ पर कमेंट करे, जिससे उसने अपनी पैनी नजरों से उस बिजनेस पार्टनर पर गड़ाते हुए कहा, मिस्टर विवान चौहान, मैंने सुना है आपकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या आपके साथ भी यही हुआ है? जैसे ही उस विवान ने आदित्य की बात सुनी, उसके चेहरे से स्माइल जैसे गायब हो गई। विवान ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर आदित्य। जिस पर आदित्य ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, डोंट एनी कमेंट इन माई लाइफ एंड माई फैमिली एंड माई पर्सनल लाइफ। मुझे लड़कियों की तरह ऐसे गॉसिप्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट शुड यू डू। जिस पर विवान ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर आदित्य। जिस पर आदित्य ने उन सभी के पास से एक्सक्यूजेस किया और दूसरी साइड जाने लगा, जिस पर सभी लोग एक दूसरे को तरफ देखने लगे थे। वहीं यह देखकर नैन्सी की आंखें उसका पीछा करने लगी थी। तभी अचानक से उसे वह उसकी आंखों में गायब हो गया। यह देखकर उसने जल्दी से बीना जी से कहा, मॉम मैं आती हूँ। जिस पर बीना जी ने अपना सिर हिलाया। वहीं नैन्सी ने भी सभी से एक्सक्यूज किया और जल्दी से आदित्य को यहाँ वहां पर ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर साइड पर जा रहे आदित्य पर गई तो वह जल्दी से उसके पीछे गई।
वह वहां पर पहुंची तो जल्दी से किसी ने उसके हाथ को कसकर पकड़कर वहां की दीवार से सटा दिया। आदित्य ने गुस्से के साथ कहा, "व्हाट आर यू डूइंग? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने कहा था ना कि मैं हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। फिर भी मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? क्यों? तुमने आखिर मुझे किस पे किया?" जिस पर नैन्सी ने अपनी आंखों में एक जुनून को लिए हुए उसे देखते हुए कहा, "मैं हाँ सही कहा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तुम्हारे अंदर। पहले नहीं था, लेकिन अब आ रहा है। और तुम तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों? क्या मैं इतनी बेकार किसकी थी?" जिस पर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने गुस्से के साथ अपने दांत पीसते हुए कहा, "तुम अपनी औकात में रहो, आखिर बार बोल रहा हूँ। तुम मेरी बात को भूल कैसे जाती हो? तुम मेरी बीवी नहीं हो, समझ में नहीं आता क्या?" जिस पर नैन्सी उसकी आंखों में बिना डर के देखती रही। उसकी आंखों में आदित्य के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक नज़र आदित्य के हाथों को देखा जो कि उसके कंधों पर ही टाइट कर कर रहे थे और उसे दर्द पहुंचा रहे थे। फिर उसकी नज़र गुस्से से आंखों में देखा और बोला, "तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसके हाथ को तोड़कर उसके ही हाथ में दे देती। साथ ही उसके शरीर में इतनी बार करती जब तक उसका शरीर से पूरा खून बाहर नहीं निकल जाता। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी मुझे हाथ लगाए या फिर मुझे टच करे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती, बिकॉज आई रियली लाइक यू, नॉट लव यू। मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करने लगी हूँ, लेकिन प्यार करती हूँ या नहीं इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ।" उसकी यह बात सुनकर आदित्य एक पल के लिए पूरी तरीके से हैरान हो गया था और वह उसकी आंखों में देखने लगा जिसमें उसके लिए जुनून और प्यार साफ था। लेकिन फिर उसने गुस्से के साथ कहा, "अपनी बकवास बंद करो तुम।" जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, "मैं जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते, पसंद भी नहीं करते। मेरी केयर भी तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर की थी। तुम जिसे प्यार करते हो, पसंद करते हो, वह नैन्सी राजवंश है ना?" यह सुनते ही आदित्य की पकड़ उसके हाथ पर जैसे ढीली हो गई। यह देखकर नैन्सी मुस्कुराई और उसने मुस्कुराकर कहा, "क्यों तुम्हें शौक लगा कि मुझे कैसे पता चला इन सब के बारे में?" जिस पर आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "हाँ बताओ मुझे, तुम्हें कैसे पता चला?" जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, "मुझे सब पता है, क्योंकि मैं ही नैन्सी राजवंश हूँ।" जिस पर आदित्य उसे गुस्से से भर गया। तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक हुआ। उसने उसे घूरते हुए कहा, "तुमने मेरी डायरी पढ़ी है ना?" जिस पर नैन्सी मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, "हाँ सही कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तो मुझे वहीं से पता चला है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक थी कि तुम जैसे खड़ूस को मेरे से प्यार कैसे हुआ। पहले तो मुझे शक होने लगा कि कहीं तुमने तो मुझे नहीं मारा ना, और मुझे मारने में सब तुमने सबका साथ दिया हो। लेकिन फिर क्लियर होगी कि तुम नहीं हो, तुम तो।" लेकिन इसके आगे वह कुछ और बोलती आदित्य ने उसका गला कसकर पकड़ लिया और गुस्से के साथ कहा, "आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में जाने की, जहां मैं किसी को जाने नहीं देता, ऊपर से पता नहीं क्या बकवास ली हुई हो। कहा था ना उसका नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना।" फिर भी जिस पर नैन्सी ने खुद को छुड़ाने की कोई भी जहमत नहीं दिखाई, वही आदित्य की पकड़ उसके गले पर और भी ज्यादा कस गई। जिस पर नैन्सी ने हकलाते हुए कहा, "तुम सच में मुझे गलत समझ रहे हो। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वक्त तुम्हारा एग्रेसिव होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है। जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ही एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि ऋषभ है। और जो एक्सीडेंट हुआ था वह भी ऋषभ ने ही कराया था।" यह सुनकर आदित्य की पकड़ एक पल के लिए थम गई, क्योंकि उसके आदमी ने भी यह पहले ही पता कर लिया था कि ये एक्सीडेंट उन्होंने ही करवाया है। लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली, जिससे उसका शक जैसे उस पर बढ़ने लगा था। उसने अचानक से सीरियस होकर उसके गले पर और भी ज्यादा अपनी पकड़ टाइट बनाते हुए कहा, "आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हें क्या उन्हीं लोगों ने भेजा है क्या?" वहीं अब और ज्यादा टाइटली गला दबा रहा था, जिससे नैन्सी को घुटन होने लगी थी। जिससे उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, "तुम मुझ पर शक करना बंद करो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही नैन्सी राजवंश हूँ? और उस दिन जब तुमने मेरे हाथ में उस बिल्ली को लिए हुए उस खून के देखा था, तो वह बिल्ली का नहीं बल्कि ऋषभ के ही आदमी का था, जो तुम्हारे घर में ही तुम्हें मारने आया था। और मुझे छोड़ो, मुझे अभी सांस नहीं आ रही है, लीव मी।"
उसकी बात को सुनकर आदित्य वापस से कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच बोल रही है या फिर झूठ। जिस पर नैन्सी ने जल्दी से कहा, अरे यार, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैं सच में नैन्सी राजवंश हूँ, वरना तुमने नैन्सी के बारे में सब बता दिया है। तुम्हें लगता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी था जो मेरे अंदर है? जिस पर आदित्य सोचने लगा। साथ ही नैन्सी ने भी उसकी पकड़ को हटा लिया, जिससे वह जोर जोर से खांसने लगी थी। वहीं आदित्य अभी भी सोच में था, जिस पर नैन्सी ने जोर जोर से खांसते हुए कहा, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो क्या? आखिर तुम्हें सच में बिलीव क्यों नहीं है? जिस पर आदित्य ने गुस्से के साथ कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो ना, तो आज के बाद अपने मुंह से नैन्सी राजवंश का नाम मत निकालना, वरना मैं तुम्हारी जान लेने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, समझी? और अगर तुम चाहती हो मैं तुम पर बिलीव करूं, तो कोई प्रूफ लेकर आओ, तब मैं मानूं कि तुम ही नैन्सी राजवंश हो। अगर नहीं ला सकती तो अपने मुंह से अपना नाम, उसका नाम निकालना बंद करो, और अब मेरे आसपास भटकना भी। जिस पर नैन्सी ने कहा, मैं तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? लेकिन आदित्य उसकी बात को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से वह गुस्से से वहां से चला गया। वहीं उसे जाते हुए देखकर नैन्सी ने एक गहरी सांस ली। उसे अब और भी ज्यादा गुस्से आने लगा था। उसने गुस्से के साथ कहा, प्रूफ माई फुट, व्हाट द हेल? सबको यकीन करना इतना मुश्किल है क्या? लेकिन यह बात तो वह भी जानती थी, जिससे उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी। यह बोल उसने गहरी सांस ली और अपने गले पर हाथ फेरा। उसे वहां पर दर्द होने लगा था। आदित्य ने बहुत टाइटली दबाया था, जिससे उसने अपने फोन की बाहर निकालकर उसका रिप्लेसमेंट उसमें देखा, तो उसके गले पर भी रेड निशान बन गए थे। यह देखकर नैन्सी ने मुंह बनाते हुए कहा, कमीना कहीं का। फिर वह वॉशरूम की तरफ चली गई और वहां पर अपने गले पर सही से टचअप करके पार्टी हॉल की तरफ चली गई। जब वह पार्टी हॉल में पहुंची तो वहां के पार्टी होस्ट ने स्टेज पर आते हुए कहा, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ओब्रॉय पार्टी। यहाँ आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही सभी लोग को पता ही है कि आज की पार्टी हमारी कंपनी के अध्यक्ष ओमकार ओबरॉय की वाइफ सीमा ओबरॉय के लिए की गई है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। लेकिन कुछ दिन पहले होने वाले मिस्टर आदित्य ओबरॉय का एक्सीडेंट की वजह से ये पार्टी कैंसिल होने वाली थी, लेकिन अब वह भी बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से पार्टी वापस से रखी गई। आई होप आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। जिस पर सभी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में बाइन के पकड़े हुए ग्लास को ऊपर की तरफ करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। जिस पर होस्ट के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तालियों के साथ वेलकम कीजिए हमारी पार्टी की शान, सो ब्यूटीफुल कपल मिस्टर ओमकार और उनकी पत्नी सीमा जी का। उसके यह बोलते ही मिस्टर ओमकार जी और उनकी पत्नी सीमा जी दोनों हाथ पर हाथ डाले वहां पर बड़ी से रेड कार्पेट से चलकर उस पार्टी में मुस्कुराते हुए आने लगे। उन दोनों की जोड़ी इतनी एज में होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। दादाजी ने काफ़ी खूबसूरत सा वाइट कलर का प्रिंसेस गाउन पहन रखा था, जिसमें वह परी की तरह लग रही थी। वहीं ओमकार जी ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, जिसमें दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार यंग कपल की तरह लग रही थी। जैसे ही उन दोनों ने पार्टी हॉल में कदम रखा, सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे थे। वहीं उन्हें देखकर आदित्य उनकी तरफ बढ़ गया। वहीं बीना जी और नैन्सी भी उन्हें जाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। नैन्सी ने बीना जी के कान में कहा, मॉम, सच में दादी जी कितनी भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना, और दोनों की जोड़ी तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। जिस पर बीना जी ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। जिस पर नैन्सी ने बीना जी के बगल में खड़े हुए ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में सूट को पहने हुए कुणाल जी की तरफ देखा। वह भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत और रौबदार था। उन्होंने भी नैन्सी को देखा तो नैन्सी ने उन्हें इशारों में बीना जी की तरफ इशारा किया, जिस पर कुणाल जी सोच में पड़ गए। जिस पर नैन्सी ने अपना सिर ना में हिलाया, फिर चुपके से उनके पीछे जाकर धीरे से बीना जी ना सुन ले यह देखकर उसने धीरे से कहा, डैड, मॉम कैसी लग रही हैं आज? आप क्या उनकी तारीफ नहीं करेंगे? उसकी बात को सुनकर कुणाल जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और फिर उनका चेहरा हल्का हल्का लाल दिखाई देने लगा। वहीं यह देखकर नैन्सी मुस्कुराते हुए वहां से आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाने के बाद कुणाल अपनी बीवी को देखने लगे। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने
बीना जी के कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, माय लव, खूबसूरती में तो आप भी किसी से कम नहीं लग रहे हैं। आज आप बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। वहीं जब बीना जी ने अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो एक पल के लिए तो जैसे हैरान रह गई और उन्होंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा जो कि अब अपनी आंखों को चुराने लगे थे। यह देखकर अचानक से बीना जी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। यह देखकर कुणाल जी भी मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से अपने हाथ को बढ़ाकर उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। यह देखकर बीना जी तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कुणाल जी ने उनके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, जिस पर बीना जी मुस्कुरा रही थी। वहीं सभी लोग ओमकार जी और सीमा जी को देखकर तालियां और चीयर्स कर रहे थे। वहीं आदित्य सीमा जी के पास पहुंचा, अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वहीं यह देखकर सीमा जी मुस्कुराई। तभी नैन्सी ने भी अपना एक हाथ सीमा जी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं यह देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार अब ये क्या हो रहा है, जिस वजह से दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों से जा टकराए थे। वह दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगे थे। वहीं सीमा जी और ओमकार जी ने भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वहीं आदित्य और नैन्सी एक दूसरे को देख ही रहे थे। वहीं आदित्य की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ थी लेकिन नैन्सी के चेहरे पर एक साथ बड़ी सी स्माइल थी, जिसे देखकर आदित्य को काफी ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। उसने गुस्से के साथ कहा, वाट, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं ऑलरेडी दादी माँ के लिए आया हूँ? जिस पर नैन्सी ने अचानक से अपने हाथ को ओमकार जी की तरफ करते हुए कहा, वाट, क्या मैं भी तो तुम्हारी दादी जी के लिए आई हूँ ना, है ना दादी जी? और उसने मुस्कुराते हुए ओमकार जी की तरफ देखा, जिस पर जी सीमा जी और ओमकार जी दोनों मुस्कुराने लगे और दोनों ने ही अपना अपना हाथ नैन्सी और आदित्य के हाथों में दे दिया, जिस पर आदित्य दादी जी के साथ वही नैन्सी दादाजी के अपने दादाजी के हाथ में हाथ को डाले हुए आगे की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगे थे। उन्हें एक साथ चलते हुए देखकर वहां खड़े सभी लोग उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। आखिर वह जोड़ियां काफी ज्यादा प्यारी जो लग रही थी। वहीं आदित्य को गुस्सा आ रहा था लेकिन वह उन दोनों को भी लिए काफी ज्यादा खुश भी था। वह लोग एक दूसरे के हाथ को थामे हुए एक जगह पहुंचे जहां पर काफी ज्यादा खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। हर तरफ फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ फूल ही फूल रखे हुए थे। साथ ही उन फूलों के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल रखी गई थी जिसके बीचों बीच भी फूलों से सजाया हुआ था। एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। उसके आसपास भी कई सारे फूलों को सजाया गया था। वह डेकोरेशन इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सभी की आंखें तो वहां से हट ही नहीं रही थी। साथ ही वह दोनों जोड़ियां भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह दोनों जाकर उस केक के पास खड़े हो गए। वहीं कुणाल जी और वीना जी भी अपना अपना हाथ थामे वहां पर आ गए थे। वहीं आदित्य और नैन्सी भी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर केक कट करने के लिए कहा, जिस पर दोनों मिलकर मुस्कुराते हुए केक को कट करने लगे। वहीं उस पार्टी हॉल में एंट्रेंस गेट पर एक ब्लैक कलर की रेंज रोवर कार खड़ी हुई थी। उस ब्लैक कलर के कार के अंदर ऋषभ और डॉली पीछे सीट पर बैठे हुए थे और एंट्रेंस गेट की तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी ऋषभ के बगल में बैठी हुई डॉली ने कहा, वह लड़की पूरी तरीके से ठीक हो गई है। वह लड़के भी यहीं पर मौजूद है, साथ ही उसकी पूरी फैमिली भी तो है। क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पर सभी लोगों को ही मार दें और उस लड़के को ले चलें। यह सबसे ज़्यादा सही तरीका रहेगा ना। हम तब से उस आदमी के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए इतना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं। सीधा काम करते हैं ना। उसकी बात को सुनकर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा, फिर प्यार से उसके हाथ को उसके बघालों पर फेरते हुए अपनी ठंडी और शांत आवाज में कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मेरी जान। हम यहाँ पर तुम्हारी बात सबको मिटा सकते हैं और उस लड़के को भी उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो पूरे देश में भूचाल आ जाएगा और मुंबई में तो जैसे तबाही ही मच जाएगी। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर सबको मारने का सोचा तो यहाँ पर मुंबई के सारे बड़े बड़े हाई क्लास लोग, जिसकी वजह से ये मुंबई चलती है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ मिट जाएगा और हम भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। क्योंकि यह लोग किसी से कम नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें वह आदित्य किसी भी हाल में चाहिए। फिलहाल हमें अंदर जाना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन जो करना है आज के आज ही करेंगे। जिस पर डॉली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसके छोटे होठों पर
किस कर दिया। तो आगे की स्टोरी को हम कल शाम तक मिल जाएगी। तो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।